Hello to all of you. I am Mrityunjay Rai and I most welcome to all of you in this beautiful quiz session. Topic is Stone Age Level 1 Part 2. नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय और मैं आपका स्वागत करता हूं इस खूबसूरत सी सभा में। आज की सभा का जो शीर्षक है वो पाषाण काल प्रथम स्तर के सवाल यानी इजी टू मॉडरेट एंड पार्ट 2 भाग 2 में आपका स्वागत है। इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड टिल द 32 क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हमने 32 सवाल डिस्कस किए थे और 33वां सवाल आपके स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट वेरी सून। द क्वेश्चंस इज 33 क्वेश्चन। द संगम टेक्स्ट तोलकाप्पियम इज वर्क ऑन। संगम पाठ तोलकाप्पियम किस पे किया गया कार्य है? एस्ट्रोनॉमी, खगोल की, ग्रामर, व्याकरण, म्यूजिक, संगीत, मेडिसिन, दवाइयों पर। द राइट आंसर इज ग्रामर। सबसे पहले हम लोग बात करें कि संगम होता क्या है। संगम जो है वो संस्कृत भाषा का एक शब्द है। संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है मिलन। क्या मतलब होता है इसका? मिलन, असेंबली। संगम मीन्स असेंबली ऑफ तमिल पोएट। संगम मीन्स असेंबली ऑफ तमिल पोएट। एक एक जानकारी आपको नोट करना है। हाँ, जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे आप पूरी जानकारियों को क्या करेंगे? नोट करेंगे। ठीक है, आइए। तो तमिल कवियों का संगम है और इसमें लिखा गया तोलकाप्पियम। कितने संगम हुए? तो 3 संगम हुए जिसे पांड्य राजाओं ने कराया है। हालांकि तीनों ही संगम का आयोजन पांड्य राजाओं ने किया, लेकिन संगम साहित्यों से हमें ज्यादा जानकारी चेर राजाओं के मिलती है। The all 3 sangams was conducted by the Pandyan kings, but the Sangam literature tells more about the Cheras kings. The first sangam was held at Madurai, or Madura. The second was Kapatpuram, and third was North Madura or North Madurai. North Madura. Madurai, Kapatpuram, and third one was the North Madura. ये तीनों ही किसने किया है? पांड्यन किंग ने किए हैं। पांड्यन किंग। ठीक है, क्लियर। तो तोलकाप्पियम वाज रिटन इन द सेकंड संगम। तोलकाप्पियम जो है सेकंड संगम में लिखा गया था और इसे लिखा किसने? इसे लिखा है तोलकाप्पियर ने। इसका राइटर कौन है? तोलकाप्पियर। तो इतनी जानकारी पर्याप्त है आपके लिए। आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 34th question is the earliest evidence of silk in India comes from the archaeological site of। भारत में रेशम का सबसे पुराना पुरातात्विक साक्ष्य कहां से मिला? भगवानपुरा, नेवासा, रंगपुर एंड रोपर। Do one thing, the silk was more earliest than the cotton. The cotton was introduced in India by the Indus people। सबसे पहले भारत में कपास की खेती सिंधु घाटी के लोगों ने किया था, लेकिन रेशम जो है वो उससे भी पुराना है। रेशम का जो संबंध है भारत में वो चौकोलिथिक एज से है, ताम्र पाषाणिक एज से है। चौकोलिथिक। द सिल्क वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन चौकोलिथिक एज। सी द भगवानपुर, रंगपुर एंड रोपड़, all 3 are the IVC sites। Hence, the Nevasa is the right answer because Nevasa is a Chalcolithic site. It's the Jorwe site. Belongs with the Jorwe culture. And Jorwe, Nevasa is in Ahmednagar, Maharashtra. Ahmednagar, Maharashtra. And Daimabad is in Pune. And Daimabad, Jorwe, Nevasa, all are belongs with the Chalcolithic site with the Jorwe culture. So right answer is the Nevasa. Right answer is the Nevasa. Okay, next question. An upper Paleolithic mother goddess made of bones has been obtained from। उच्च पुरा पाषाण काल में मातृ देवी की हड्डी की बनी हुई मूर्ति कहां से मिली है? बोलन नदी घाटी और बेलन रिवर वैली से मिली है। ये कहां पे है? ये इलाहाबाद में है। कहां पे है? ये
इलाहाबाद में है। और ये अपर पेलोलिथिक साइट्स भी है और मेसोलिथिक साइट्स भी है इलाहाबाद में, ठीक है। नर्मदा रिवर वैली के हथनौरा विलेज से सबसे पहले मिला है ह्यूमन स्कल। सोन गोदावरी रिवर वैली और सोन रिवर वैली से भी जो है कुछ पाषाण उपकरण मिले हैं, लेकिन मातृ देवी की हड्डी की जो बनी हुई मूर्ति है वो कहां से मिली है? वो मिला है इलाहाबाद से। कहां से मिला है? इलाहाबाद से मिला है। ओके, हाँ। नेक्स्ट, द थर्ड संगम वाज हेल्ड एट, the right answer we have discussed earlier, Madurai. The third Sangam, but the first Sangam was Madurai, second was Kapatapuram or Aluvai, and third was North Madurai or Madurai. The right answer is the Madurai. And Nakirar was the head of, the chairman of this Sangam, chairman of third Sangam. Okay, apart from that, there are the three novels or three epics was written. First one is Silappadikaram, second one is Madi Mekhalai, and third one is Jivak Chintamani. First one is Silappadikaram, second one is Madi Mekhalai, and third one is Jivak Chintamani. The three epics were written in all, are prepared, are made in all three Sangams. Okay, next question, 37. The earliest inscription were written in which language? जो सबसे पुराने अभिलेख हैं भारत में या भारत के बाहर जो मिले हैं वो हमें प्राकृत भाषा में मिले हैं। और जो सबसे पुराना अभिलेख हम जिसकी बात कर सकते हैं वो है 1400 BC का एशिया माइनर में एक प्लेस है बोगजकोई। ये बोगजकोई का इंस्क्रिप्शन है जो 1400 BC का है और इसमें 4 देवताओं का जिक्र आया है, इंद्र, मित्र, वरुण एंड नासत्य। So till date, the Bogajko inscription of Asia Minor, which belongs to the 1400 BC, and in which inscription Indra, Mitra, Varuna, and Nashat, 4 deities were mentioned, is considered as the earliest or most ancient inscription. As far as the India is concerned, the Asoka's inscription is considered as the most ancient inscription of India. Okay, next question is, the ancient Indian play Mudra Rakshas of Vishakhadat has its subject on. Mudra Rakshas एक नाटक है जिसे लिखा है विशाखदत्त जी ने। ये किसके बारे में है? कहता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड्स एंड डोमेन ऑफ एंशिएंट हिंदू। गलत, लॉर्ड होगा ये, डी लॉर्ड, ये गलत है। मुद्रा राक्षस समझ करके मत सोचना कि हाँ राक्षसों और देवताओं की लड़ाई थी, नहीं। A romantic story of Aryan princess and a tribal woman, galat. The story of power, struggle between two Aryans, wrong. This is about the Chandragupta, the court introduced at the time of Chandragupta. Yes, Mudra Rakshas is written about the Chanakya and Chandragupta and how Chandragupta killed Dhananand and captured over the Magad Empire and established Mauryan Empire. So it's all about the Chandragupta. Okay, clear? Which one is not from among the following, which pair is not matched? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, बिल्कुल सही है। हाल ने लिखा है गाथा सप्तशती। पतंजलि was a scholar and he profound the Yoga Darshana. Hala was the Satvahan king. And he wrote a book, Gatha Saptashati. Bhadrabahu Brihatkatha Manjari, wrong. C is the right answer. And Ashwaghosh wrote Harsh Charit.
बुद्ध चरित ऑल्सो। अश्व घोष रोड बुद्ध चरित, डू करेक्शन। हाँ, बुद्ध चरित इज हियर, दैट सी इज द राइट आंसर। भद्रबाहु रोड कल्पसूत्र, कल्पसूत्र। एंड बृहत कथा मंजरी वॉज रिटन बाय क्षेमेंद्र, बृहत कथा मंजरी वॉज रिटन बाय क्षेमेंद्र। ओके, क्लियर। The objects like poetry, tools and ornaments the humans made in past are called artifacts, कलात्मक वस्तुएं। इसका मतलब होता है कलात्मक वस्तुएं, आर्टिफैक्ट्स। ये सारी चीजें जो मनुष्य बना रहा था, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो, चाहे वो औजार हो, चाहे वो आभूषण हो, इन सब को हमने क्या कहा है, आर्टिफैक्ट्स, नॉट मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स मतलब बिल्डिंग्स होती है, स्मारक होता है, पिलर विलर बनाया है, बिल्डिंग विल्डिंग बनाया है, महल वाला बनाया है, तो मोनूमेंट्स होगा। पॉइंट्स सिक्के हैं, इंस्क्रिप्शन जो है अभिलेख है। इंस्क्रिप्शन क्या है, अभिलेख है। ये जो वस्तुएं हैं, बर्तन है, औजार है, आभूषण है, ये कलात्मक वस्तुएं हैं। द राइट आंसर वुड बी आर्टिफैक्ट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है। थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतंगा एंड बृहद कल्पसूत्र या बृहद कल्पसूत्र। देखिए, थेरी गाथा जो है बुद्ध लिटरेचर है, बस बात खत्म। थेरी गाथा क्या है, बुद्ध लिटरेचर। दीपवंश, महावंश, जातक, सत्य पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, थेरी गाथा, ये सब क्या है, ये सब बुद्ध लिटरेचर हैं। और आचारांग सूत्र, परिशिष्ट पर्व, कल्प सूत्र, ये सब जो है जैन लिटरेचर है। अंग, अगम, ये सब क्या है, ये सब जैन लिटरेचर है। सो द राइट आंसर इज ए, थेरी गाथा जैन लिटरेचर है ही नहीं, ये बुद्ध लिटरेचर है। द फेमस वैदिक सेइंग वॉर बिगिंस इन द माइंड ऑफ मैन इज स्टेटेड इन द, कहता है कि प्रसिद्ध कहावत है कि युद्ध जो है मनुष्य के दिमाग में शुरू होता है। ये कहां कहा गया है, उपनिषद नहीं, इनका विषय फिलॉसफी है, फिलॉसफी है, ध्यान दीजिएगा, इसमें युद्ध की कोई बात नहीं। अथर्ववेद का जो विषय है वो सुपरस्टिशंस है, ब्लाइंड फेथ है, ब्लाइंड फेथ है, ठीक है। हाँ, जादू टोना तंत्र मंत्र भूत प्रेत, ये सारी बातें इसमें है। सो उपनिषद एंड फिलॉसफी, इसमें उपनिषद में फिलॉसफी लिखी है। इसमें जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मन परमात्मन, ये सब डिस्क्राइब किया गया है। अथर्ववेद में ब्लाइंड फेथ सुपरस्टिशंस की बात की गई है। सामवेद में ये म्यूजिक की बात करता है और इसका उपवेद है गंधर्ववेद। यजुर्वेद का एक उपवेद है आर्चरी, धनुर्वेद, आर्चरी। देखिए, आपको पढ़ा आपने सब होता है, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे आपको ये आइडिया होगा कि सवाल पूछता कैसे, हाउ दे आस्क द क्वेश्चन। अब आप सोचो कि इसका सही जवाब क्या है, मैं कुछ नहीं कहता। उपनिषद फिलॉसफी की बात करता है, अथर्ववेद ब्लाइंड फेथ की बात करता है, सामवेद म्यूजिक की बात करता है, और यजुर्वेद जो है वो आर्चरी धनुर्वेद की बात करता है। बाण चलाने की शिक्षा इसमें दी गई है, इसमें बाण की बात की गई है, इसमें तीर धनुष की बात की गई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बाण चला करके क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। द राइट आंसर इज द डी, डी वुड बी राइट आंसर, गॉट इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पुराण कंटेंट्स, पुराणों में लिखित में से क्या है, कहता है पहला लॉ ऑफ मनु एंड द हिस्ट्री ऑफ बैरिस डायनास्टीज। देखो, मनु का जो लॉ है वो मनुस्मृति में है, फॉर द लॉ देयर इज अ स्मृति टेक्स्ट, ठीक है। तो मनु का जो नियम है वो किसमें है, वो मनुस्मृति में है। कहा द हाइम्स इन फेवर ऑफ गॉड्स, ये ऋग्वेद की बात करता है, यह है मनुस्मृति, यह है मनुस्मृति, यह है ऋग्वेद। थॉट्स ऑन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स, यह है उपनिषद, यह है उपनिषद। फिलोसफी की बात करता है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है,
and mythology is the Puran. This is discuss about the Puran. So D is the right answer. Got it? I hope is that clear? क्या मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूं? Yes. Please do comment. अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा. आपको ऐसे लगातार लेवल 2 इससे थोड़ा सा टफ होगा, उसमें मैच द फॉलोइंग ज्यादा होगा, उसमें असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और ऐसे लगभग हर टॉपिक पे मेरी कोशिश होगी कि लगभग 60 से 100 के बीच में सवाल मिल जाए. कुछ बड़े टॉपिक्स में आपको 150-200 क्वेश्चंस भी मिलेंगे और ये सब आपको लगातार मिलता रहेगा. एक बार आपने ये पूरा सीरीज कर लिया एमसीक्यू का, प्रीलिम्स हो जाएगा. उसके बाद जिस भी प्रीलिम्स में बैठना हो आंख मूंद के बैठ जाना, प्रीलिम्स होगा, मेरी गारंटी है. मैं ओपन कहता हूं, यूट्यूब पे आज मैं ओपन कहता हूं कि एक बार ये सीरीज अगर किसी ने पूरा सॉल्व कर लिया है एमसीक्यू सीरीज, और मैं सिर्फ एंशिएंट का ही नहीं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न एंड आफ्टर दैट इंडियन पॉलिटी एंड आफ्टर दैट ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ये सारे विषय का मैं कराऊंगा और इसी तरह डिटेल स्टडी करके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगा. ठीक है? तो प्रीलिम्स के लिए इससे बेटर सीरीज आपको नहीं मिलेगी. आपको क्या करना है आपको पता है. जस्ट डू लाइक, प्लीज कमेंट योर व्यूज, accept my challenges and solve the series. And if you like it, then share and subscribe also. 44 question. Most of the operations seems to have been composed by whom? कहता है ऐसा लगता है कि अधिकांश जो ऑपरेशन है वो किसने लिखा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, बुद्धिस्ट, नॉन आर्यन. क्षत्रिय. बिकॉज अगर ब्राह्मण लिखेगा तो इसमें एक विषय मिलता है कि यज्ञ की तुलना टूटी हुई नौका से किया गया है. सिंक्ड बोट, यजना इज लाइक सिंक्ड बोट. क्या टूटी हुई नाव है, डूबने वाली नाव है? क्या कभी ब्राह्मण ऐसा कहेगा? मैक्सिमम जो लिखा गया है वह क्षत्रियों के द्वारा लिखा गया है और उपनिषदों का जो मेन सब्जेक्ट क्या है वह है फिलॉसफी. ठीक है? कितने उपनिषद हैं? 108. ठीक है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद. ओके, यह डायलॉग बिटवीन यम नचिकेता, कठोपनिषद. क्वेश्चन नंबर 45. हु रोट द बुक रिटर्न ऑफ आर्यंस? किसने लिखा है पुस्तक रिटर्न ऑफ आर्यंस? ये बुक लिखा है भगवान दास गिडवाणी ने. किसने लिखा है? भगवान दास गिडवाणी ने ये बुक लिखा है. इसके अलावा तमाम लोग और हैं जिन्होंने कुछ कुछ कहा है. ये सारे लोगों ने ये अपना व्यूज एक्सप्रेस किया है कि आर्य कहां से आए थे. तो एलडी कल्ला साहब कहते हैं कि आर्य या तो कश्मीर से थे या हिमालय रीजन से थे. ठीक है? अविनाश चंद्र दास जो है ये कहते हैं कि दे आर फ्रॉम प्रोविंसेस ऑफ सेवन रिवर, सप्त सैंधव, सप्त सैंधव. एंड डीएस त्रिवेदी consider that they are from Afghanistan, Devika Pradesh, Afghanistan, Afghanistan, and considered as the Devika Pradesh, Devika region. Okay, and Bhagwan Das Gidwani considered that the Aryans came from the Arctic region. Okay, 45 question is done. 46. Which of the following Brahman texts belongs to the Atharvaveda? Atharvaveda have only one Brahman, Gopath Brahman. Atharvaveda have only one Brahman, Gopath Brahman. Rest of all Vedas have two Brahmans, like Rigveda, Aitareya, and Kaushitaki. Okay, Rigveda, Aitareya, and Kaushitaki. Samaveda, Tandya, and Sadvis. Yajurveda, Satpath, Taittiriya, and Tatpath and Taittiriya, and Atharvaveda have only one Brahman, Gopath. Only one Brahman, Gopath. So Gopath is the right answer. Who is the ex-founder or profounder of yoga? Yoga Patanjali, and he wrote a book, Mahabhashya. Mahabhashya. And 5th June is the World Yoga डे, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल योगा डे. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मनाते हैं किस दिन? 5 जून को. ठीक है? पतंजलि
Okay, Jaimini and Gautam. Gautam is known for Nyaya. He propound the Nyaya philosophy. Nyaya. Okay, and Jaimini is Purva Mimamsa. He propounded Purva Mimamsa. Okay, no doubt. The famous dialogue between Nachiketa and Yama is mentioned at Kathopanishad. कठोपनिषद में लिखा गया है सबसे पहले यम और नचिकेता के बीच का संवाद, जिसमें नचिकेता के पिता राजा ने महाराज धर्मराज को नचिकेता को दान कर दिया था और महाराज धर्मराज सशरीर लेने पहुंचे, यमराज पहुंचे सशरीर लेने नचिकेता को। तो धरती से जब वो यमलोक लेकर के जा रहे थे तो उसके बीच का जो लंबा समय था, उस समय में नचिकेता ने बहुत सारे सवाल पूछा, बहुत सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे मिस्ट्री के बारे में पूछा है, एंड ऑल द मिस्ट्रीज वर मेंशन एट द कठोपनिषद। सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम मुंडकोपनिषद। आश्रम सिस्टम इज derived in Javalopanishad and Lord Krishna was mentioned at the Chandogyopanishad. Okay. The earliest Buddhist literature which deal with the stories of various birth of Lord Buddha are, that is the Jatak. The Jatak tells us about the stories of earliest birth of Lord Buddha. Vinay Pitak, Sutta Pitak and Abhidhamma Pitak, they are the three Pitaks. In Vinay Pitaks, the rules and regulation for the Buddhist monk. In Sutta Pitak, Encyclopedia of Buddhism, and Abhidhamma Pitak is philosophy of Buddhism and its encyclopedia. Okay. Rules and regulation. Vinay Pitak is all about the rules and regulation of Buddhist monk. Sutta Pitak is all about the encyclopedia of Buddhism. Abhidhamma Pitak is all about the philosophy, and Jatak is the right answer because it written about the old story. Which one of the following sites is famous for prehistoric paintings? That is the Bhimbetka. The Bagh, Ajanta, both are famous for the painting, but Bhimbetka is famous for the prehistoric paintings. Bhimbetka is in Raisen district, MP. Okay. Bhimbetka is the Bhimbetka have evidences of first cave sheltering. First cave sheltering. And first cave carving, cave painting, first cave painting. Both are Bhimbetka. Okay. The first metal to be used by men was, मनुष्य के द्वारा पहली धातु जो प्रयोग में लाई गई, that was copper. मनुष्य ने सबसे पहले कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू किया स्टोन के बाद. स्टोन के बाद जो पहली धातु बनी मनुष्य की, वो बनी कॉपर. उसके बाद मनुष्य ने ब्रॉन्ज इस्तेमाल किया. ठीक है. सो स्टोन इज देन स्टोन प्लस कॉपर इज Chalcolithic age, and then bronze is Ivesci. Bronze is Ivesci, and then iron. Then iron is later Vedic. Is later Vedic. Okay. So this is the series. Stone, then copper, then bronze, then iron. The stone is, then copper plus stone is Chalcolithic, Tamrapashanic, then bronze is Indus Valley civilization, and then iron is in later Vedic period. Okay. हम लोगों ने 51 क्वेश्चन कर लिए हैं. The iron was brought to many civilization by Hittitius. Hittitius को माना गया है कि ये लोगों ने सबसे पहले अनार्य थे, या इन लोगों ने ही सबसे पहले तमाम जगह की सभ्यताओं में लोहे को इंट्रोड्यूस किया है.
53. The megaliths of South India are mainly associated with. मेगालिथ्स मतलब बड़े बड़े पाषाण, बड़े बड़े पत्थरों पर सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं, बड़े बड़े पत्थर मिले हैं। जहां पे सभ्यताएं पनपी है और ऐसा दिखाया गया है। बट ये महापाषाण जो है वो आयरन एज के हैं। वह किस एज के हैं? वह लौह युग के हैं, आयरन एज के। जो साउथ इंडियन मेगालिथ्स हैं दे बिलोंग्स विद द आयरन एज। मेसोलिथिक का मतलब है मध्यपाषाण काल, न्यूलिथिक का मतलब है नवपाषाण काल, और चाकोलिथिक का मतलब है ताम्रपाषाण काल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ न्यूलिथिक एग्रीकल्चर? कहते हैं कि कौन सा नवपाषाण काल की विशेषता नहीं है। नवपाषाण काल में कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, बिल्कुल खेती आ चुकी थी, एग्रीकल्चर आ चुका था, पूरा पूरा एग्रीकल्चर आ चुका था, फार्मिंग आ चुकी थी, एनिमल्स आ चुका था। हाँ बिल्कुल, तो मेसोलिथिक से आ चुका है, तो कंटिन्यू हो रहा है। का यूज ऑफ आयरन, नहीं ये आयरन एज का है, हम स्टोन एज की बात करते हैं, ये नहीं था। सी इज द राइट आंसर। क्योंकि पहले क्या है? स्टोन, देन कॉपर, देन ब्रॉन्ज, देन आयरन। तो ये नवपाषाण काल में हम लोग खेती में आयरन का यूज नहीं कर रहे थे। आइए बढ़ते हैं 55वें सवाल की तरफ। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम विच चैकोलिथिक साइट shows एविडेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, हार्वेस्टिंग एंड इरिगेशन? कहता है कि किस ताम्रपाषाणिक स्थल से कटाई, सिंचाई और निगमन के या बुआई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? दईमाबाद, इनाम गांव, नवदाटोली, रंगपुर। ताम्रपाषाणिक स्थल इसमें दो ही है, तीन है, दईमाबाद, नवदाटोली और इनाम गांव। रंगपुर जो है ये आईवीसी का साक्ष्य है, और यहां से सबसे पहले धान की भूसी मिली थी। इसका सही जवाब जो है इनाम गांव है। ठीक है, और इनाम गांव कहां है? इनाम गांव महाराष्ट्र में है। नवदा टोली जो है ये एमपी में है, दईमाबाद भी महाराष्ट्र में है, और इनाम गांव महाराष्ट्र में है। एमपी जो है वो मालवा संस्कृति है, मालवा संस्कृति, और इनाम गांव और दईमाबाद दोनों ही जोरवे संस्कृति के चरण है। कैसे चरण है? जोरवे संस्कृति चरण है। और इनाम गांव से बड़े बड़े जो है कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान भी मिले हैं। तो लिख लीजिए कच्ची मिट्टी के मकान, इनाम गांव से कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार मकान भी यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला का सवाल अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से है? जोरवे संस्कृति से है। ठीक, नवदा टोली मालवा संस्कृति से है। एरण एक चाकोलिथिक साइट है जिसका संबंध है, एरण का संबंध किस संस्कृति से आपको बताना है? जोरवे, मालवा, ये मालवा होना चाहिए था, आहार और गणेश्वर। तो आपको बताना है कि जोरवे का संबंध जो है वो किससे है? जो एरण है वो एमपी में है, मालवा होगा, मालवा, महावानी मालवा। एरण जो है वो कहां है? एमपी में है। और ध्यान दीजिएगा कि एरण में से ही जो भानुगुप्त का अभिलेख मिला है, उसी अभिलेख से सबसे पहले सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य, फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती सिस्टम किससे मिला है? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिला है। भानुगुप्त का एरण अभिलेख, कौन सा अभिलेख है? भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, जिस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है? प्रथम साक्ष्य मिलता है किसका? सती प्रथा का। कहां से? भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। ठीक है, 58वां सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूलिथिक साइट्स ऑफ बुर्जहोम एंड गुफाकराल। बुर्जहोम और गुफकराल के नवपाषाणिक स्थलों के संबंध में गलत कथनों का चयन कीजिए। द इवेकेशन एल्ड्स लॉट्स ऑफ बोन टूल्स, कहा यहां से बहुत सारे उत्खनन से क्या मिले हैं? हड्डियों के उपकरण बिल्कुल मिले हैं। जितने भी पाषाण कालिक स्थल हैं वहां से मेसोलिथिक के बाद से हर जगह से आपको हड्डी के उपकरण मिलेंगे। ठीक है, हाँ, तो हड्डी के उपकरण मिले हैं।
बोन्स ऑफ एनिमल्स सच एज गोट शिप कैटल आर सीन, कहा इनमें भेड़ बकरी मवेशी बिल्कुल ज्यादा दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य को जानवरों के साथ कुत्ते को मनुष्य को दफनाया गया है, इसका साक्ष्य मिलता है। पिट ड्वेलिंग सबसे पहले आपको मिलेगा कहां देखने को, बुर्जहोम और गुफा कराल में पिट ड्वेलिंग मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, पिलर ड्वेलिंग भी मिलेगा, यानी स्तंभगर्त और गर्तावास दोनों आपको देखने को मिलेगा। ये तीनों कथन सही है। कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मिला है, पेस्ट्रोल पशुचारण की अर्थव्यवस्था गलत है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी नहीं आएगा, ना अभी अर्थव्यवस्था शहरी है, ना अभी अर्थव्यवस्था ग्रामीण है। अभी जो अर्थव्यवस्था है वह बिल्कुल प्रारंभिक अर्थव्यवस्था है, जिसमें स्थायित्व धीरे धीरे आ रहा है, उसे हम ग्रामीण या शहरी नहीं कह सकते। डी इज द राइट आंसर। From which of the following hoards were four massive copper replicas of a rhino, an elephant, and a chariot and a buffalo, typical और चाकोलिथिक कल्चर ऑब्टेन्ड? निम्नलिखित में से किस होर्डिंग से चार विशाल जो है तांबे की प्रतिकृतियां मिली हैं, जिसमें एक गैंडा मिला है, एक हाथी मिला है, एक रथ मिला है, एक भैंस मिला है, एक विशिष्ट या ताम्र पाषाण संस्कृति प्राप्त हुई है? ये आपको जो चार प्रतिकृतियां मिली हैं, ये आपको कहां से प्राप्त हुई हैं? ये दैमाबाद से प्राप्त हुई हैं। और दैमाबाद जो है चाकोलिथिक साइट भी है, दैमाबाद आईवीसी का साइट भी है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, और यह जोरवे कल्चर से क्या करता है, बिलोंग करता है, जोरवे कल्चर। ठीक है, अगला सवाल। द गॉडेस ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलिटी वर्शिप्ड ड्यूरिंग द चाकोलिथिक पीरियड ऑफ जोरवे कल्चर वाज? कहा जोरवे कल्चर में वनस्पति, जोरवे कल्चर में जो ताम्र पाषाण काल में पूजी जाने वाली वनस्पतिक उर्वरता की देवी किसे माना जाता है? कहा सकापूर्णी, दूसरा कहता है सातकर्णी, तीसरा कहता है संभूति, और चौथा कहता है शाकंभरी। द राइट आंसर इज शाकंभरी। शाकंभरी वाज वर्शिप्ड ड्यूरिंग द जोरवे कल्चर एंड द चाकोलिथिक कल्चर, एंड शी कंसिडर्ड एज द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। फर्टिलिटी, इन्हें उर्वरता या उत्पादकता की देवी माना जाता है। Which one of the following species of fauna has been widely appreciated as prehistoric India's gift to the world? कहा कि किसको जो है जीवों की किस प्रजाति को पूर्व ऐतिहासिक भारत के विश्व को उपहार के रूप में सराहा गया है, या देखा गया किसे हम लोग उपहार कंसिडर करते हैं? पिकॉक, डोमेस्टिक फाउल, वाटर बफलो एंड हम्ड बुल। डोमेस्टिक फाउल, इसे हम लोग विश्व को भारत का उपहार मानते हैं। दाजोली हुडिंग was an important नेसोलिथिक साइट्स। दाजोली हुडिंग जो है वो कहां है? ये आसाम में पड़ता है। दाजोली हुडिंग कहां है? आसाम में पड़ता है। ये आसाम का क्या है? न्यूलिथिक साइट है। पत्थर और तांबे का प्रयोग चाकोलिथिक पीरियड, एज यू ऑल नो, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टोन प्लस कॉपर, चाकोलिथिक एज। The earliest man-like creature which basically different from Homo sapiens is generally known as, सबसे पहले मनुष्य जैसा प्राणी जो नस्लीय रूप से होमो सैपियंस से भिन्न था, आमतौर पे उसे हम लोग क्या कहते हैं? होमोनिड, पिथेनोथ्रोपस, सिंथेनोथ्रोपस, इनोथ्रोपस। इसे हम लोग कौन सा मानव कहेंगे? इसे हम लोग होमिनिड कहेंगे। क्या कहेंगे सब लोग? होमिनिड। In Paleolithic society, the all men and women were treated as equal, exactly treated as equal। यहाँ पे कोई भी छुआछूत या लिंग भेद आपको नहीं मिलेगा। स्त्री और पुरुष दोनों क्या थे? बराबर थे। यही एक सही है। In which of the following is the Homo sapiens, the human being, for the first time appeared? पहली बार मनुष्य जो है किस युग में होमो सैपियंस मानव प्रकट हुआ था, या किस युग में होमो सैपियंस मानव सबसे पहले दिखाई दिया था? मेसोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एज सही जवाब है, क्योंकि यहीं से मनुष्य जो है दिखाई देगा आपको, और यहीं से मनुष्य क्या शुरू करेगा? एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू करेगा। क्या करेगा? एनिमल डोमेस्टिकेशन, पशुपालन शुरू करेगा। और यहां से द एरा ऑफ माइक्रोलिथ्स, छोटे छोटे औजारों का काल दिखाई देगा।
हु इज द नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरी? रॉबर्ट ब्रूक्सफुट। आपको रॉबर्ट ब्रूक्सफुट के बारे में पहले भी सवाल हम लोग कर चुके हैं। रॉबर्ट ब्रूक्सफुट जो है भारत में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एज अ साइंटिस्ट आए थे। ही वाज अ जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट बोथ, और इन्होंने ही सबसे पहले पल्लवरम मद्रास में क्या खोजा था? हैंडेक्स। क्या खोजा था? हैंडेक्स। बाद में ये डीजी जीएसआई भी बने, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बने अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इन्होंने 1863 में पल्लवरम मद्रास से इन्होंने हैंडेक्स खोजा, और इन्हीं की वजह से जो हमारा प्री हिस्टोरिक एरा है वो हम जान पाए। The credit of the discovery of the first Paleolithic in the India, which opened in the field of prehistoric studies in the country, goes to भारत में प्रथम पुरा पाषाण काल की खोज का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट ब्रूक्सफुट। ऑब्वियस, रॉबर्ट ब्रूक्सफुट। Who among the Who among the following cultures were first to paint their poetry? का सबसे पहले अपने बर्तनों को किस लोगों ने रंगा था? मेसोलिथिक, नियोलिथिक, आयरन एज, चॉकोलिथिक। सबसे पहले बर्तन बनना शुरू हुआ था नियोलिथिक में, कुम्हार की चाक से। सबसे पहले व्हील का आविष्कार हुआ था नियोलिथिक एज में। एग्रीकल्चर का आविष्कार हुआ था नियोलिथिक एज में, और उसको फिर आगे कलरफुल बनाया गया था चॉकोलिथिक एज में। यहाँ पे क्वेश्चन जो है, द पीपल ऑफ द चॉकोलिथिक फेज आर यूज डिफरेंट टाइप ऑफ पोइट्री, one of which is called black and red seems have been widely prevalent from nearly। ताम्र पाषाण के लोग विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, जिसमें से एक को काला और एक को लाल कहा जाता है। और काला और लाल जो है वह किस काल में प्रचलित था? तो 2000 ईसा पूर्व ऑनवर्ड्स ये प्रचलित था, काला और लाल, ब्लैक एंड रेड। The widespread using the black and red ware, painted gray ware marked। कहा ये किस काल में इनको चिन्हित किया गया है, या किस काल की टेक्नोलॉजी है ये? तो ये आयरन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया है। इनको लौह काल में सबसे पहले चिन्हित किया गया था। लोहे की खोज के बाद इनको इनका व्यापक उपयोग दिखाया जाता है। और कहता है लास्ट क्वेश्चन आज की सभा का, द कॉपर बोर्ड वाज एसोसिएटेड विद। जो कॉपर बोर्ड्स, जो तांबे के जो बोर्ड थे, वह किससे जुड़े हुए थे? तो तांबे के काल या तो कॉपर बोर्ड्स जो है वो प्रिंटेड ग्रेवेयर यानी चित्रित धूसर मृद भांडों से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? चित्रित धूसर मृद भांड। ठीक है, तो ये स्टोन एज लेवल 1 यहाँ पे समाप्त हुआ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभा बेहद पसंद आई होगी। आप लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि सभा कैसी लगी, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।